नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के यूपीएससी में पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा की थी। तो उसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए और हम लोगों को बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, यानी कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरा है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। ठीक है, तो देखो 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे, उनमें से एक कारण तो डलहौजी की नीति भी थी। ठीक है, तो उस डलहौजी की जो नीति थी उसको समाप्त करना भी इसी उद्घोषणा में एक था। ठीक है, तो पहला तो होगा ही कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, यानी कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, ये भी इस उद्घोषणा में था। दूसरा है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, यानी उस क्राउन के अंडर में रहेगा। ठीक है, तो दूसरा सही था। कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये गलत है। ठीक है, तो व्यापार के नियमन से इसका कोई लेना देना नहीं था इसको उद्घोषणा का। तो पहला दूसरा सही है, ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए और कौन कौन से सही हैं ये बताना है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से सही हैं रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में। ठीक है, तो पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त और माहलवाड़ी बंदोबस्त सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो, इसके अंतर्गत किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। और कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण यानी भूमि की जाँच होती थी और तब जो है मूल्य का निर्धारण किया जाता था कि कितना टैक्स उस पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, सन 1893 में सर विलियम वेदरबर्न तथा डब्ल्यू.एस. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 1893 में सर विलियम वेदरबर्न तथा डब्ल्यू.एस. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी। तो भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, या फिर भारत के साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए, या फिर भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए, या फिर ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ए, भारत में राजनैतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। ठीक है, तो जो सर विलियम वेदरबर्न तथा डब्ल्यू.एस. कैन, ये जो थे सर विलियम वेदरबर्न, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उसके जो अतिरिक्त सदस्यों में ये भी थे। ठीक है, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए और बताना है अंग्रेजों की भारत को देन कौन कौन सी थी। तो पहला है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर राजस्व का मूल्यांकन करना, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग करना, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। ठीक है, तो अंग्रेजों ने भारत को क्या क्या दिया ये बताना है। देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग करना, ये तो पहले ही हो चुका था, तो ये तो होगा नहीं, अंग्रेजों से पहले मतलब हो चुका था ये। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पहले से ही हो रही थी। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर राजस्व का मूल्यांकन भी पहले से ही तय किया जा रहा था। ठीक है, तो ये तीनों ही गलत है यहाँ पे स्टेटमेंट, और कोई भी नहीं होगा इसका आंसर। अगला है, इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया ये। भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। ठीक है, आयातित सूती कपड़ों पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था, इसका करेक्ट आंसर है सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। यानी कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो भी इस जो ये बिल जो लाया गया था इसके अंतर्गत जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो यूरोप के लोगों का भी मामलों की सुनवाई कर सकते थे। ठीक है, तो
इल्बर्ट बिल विवाद, अब विवाद ये इसलिए है क्योंकि इससे अंग्रेज लोग रुष्ट हो गए थे और इस बिल को फिर वापस लेना पड़ा था। लॉर्ड रिपन के समय में इसको लाया गया था 1883 में, ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता कभी कभी सन भी स्टेट पीएससी में। अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था, तो क्यों नियुक्त किया गया था? भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान करने के लिए, या फिर स्वतंत्रता विधेयक को प्रभावित करने के लिए, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं का परिसीमन करने के लिए, या फिर पूर्वी बंगाल के दंगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो रेडक्लिफ समिति को नियुक्त क्यों किया गया था? बहुत आसान है इसका आंसर, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं का परिसीमन करने के लिए, ठीक है। तो विभाजन के बाद सीमा निर्धारण करने के लिए रेडक्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था, ठीक है। इनका पूरा नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक चला? तो कब तक चला बंगाल विभाजन? प्रथम विश्व युद्ध में जब तक भारतीय सैनिकों की ब्रिटिशों द्वारा आवश्यकता थी तथा विभाजन की समाप्ति तक, या फिर सम्राट जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के राज दरबार में कर्जन एक्ट को रद्द कर दिया था। तीसरा, गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया, या फिर 1947 में भारत का विभाजन जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना। तो बंगाल विभाजन कब तक चला? तो इतना तो पता ही है कि बंगाल विभाजन तब तक चला जब तक इसको समाप्त नहीं किया गया, ठीक है। तो समाप्त कब किया गया था बंगाल विभाजन? समाप्त किया गया था जब सम्राट जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली आए थे और उसमें दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और कर्जन के इस एक्ट को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। यानी 20 का करेक्ट आंसर होगा। और 1911 में ही क्या किया गया था? एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है, 1911 में ही कलकत्ता जो है वहाँ से राजधानी हटा के दिल्ली बना दी गई थी, ठीक है। अगला है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, तो क्या संगठित किया? बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, या फिर गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, या फिर महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, या फिर पंजाब में एक विकास आंदोलन। तो सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा राय फूले ने, ठीक है, याद रखिएगा 1873 में इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा राव फूले ने। और की थी किस लिए? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था ये, इसलिए इसकी स्थापना की थी, ठीक है। मतलब जो निचली जातियां हैं उनके शोषण को बचाने के लिए, शोषित वर्गों से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, ठीक है। तो ऐसी भी नीति आरंभ की यूरोपियंस ने। तो कौन सा वो प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो वो रॉबर्ट क्लाइव, या फिर डुप्ले, या अल्बुकर्क, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। और वो था प्रथम यूरोपियन व्यक्ति। देखो प्रथम यूरोपियन व्यक्ति क्यों लिख दिया गया? क्योंकि ऐसी नीति तो बहुत सारे लोगों ने की थी। इसका करेक्ट आंसर होगा डुप्ले, ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर था, उसने ये नीति आरंभ की थी। कि नीति यह थी कि मतलब एक राजा को सपोर्ट करेंगे दूसरे के विरुद्ध, ठीक है, तो जब ये राजा जीत जाएगा तो इनको सपोर्ट करेगा आगे व्यापार करने में, ठीक है, यही इनकी नीति थी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, या फिर विद्रोह का समर्थन किया था, या फिर विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, या फिर देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो शिक्षित वर्ग जो था, शिक्षित मध्य वर्ग, ठीक है, 1857 की क्रांति में शिक्षित मध्य वर्ग का क्या योगदान था ये बताना है आपको। तो जो शिक्षित मध्य वर्ग था उसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। तटस्थता का मतलब न्यूट्रल रहते, निष्पक्ष रहते, या कह सकते हो इम्पार्शियल रहते, कोई भूमिका नहीं थी उसमें, चुपचाप एकदम रहते, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। कैसे रहे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।